जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 25 मार्च। 25 मार्च की हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो इतिहास में बहुत सारी घटनाएं आज के दिन घटी है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जो कि हमें इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे कि 25 मार्च 1896 में, ध्यान दीजिएगा, 25 मार्च 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। 25 मार्च 1807 में ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा का अंत। और 1920 स्वाधीनता सेनानी उष्मा मेहता का जन्म। तो ये सारी ही घटनाएं फ्रेंड्स कब हुई थी? 25 मार्च को ही, यानी कि आज के दिन ही हुई थी। आज के दिन कौन कौन सी घटनाओं के बारे में हमने देखा? एक तो हमने देखा आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत, ये कौन सी ईयर में हुई थी? 1896 में। दूसरी घटना हमने देखी ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा का अंत, ये कब हुआ था? 25 मार्च 1807 यानी कि 1807 में। और तीसरी घटना हमने देखी क्या? स्वाधीनता सेनानी उष्मा मेहता का जन्म। तो स्वाधीनता सेनानी उष्मा मेहता का जन्म कब हुआ था? 1920 में। तो ये सारी जो भी घटनाएं हुई है, ये कब हुई है? हमारे आज के दिन, यानी कि 25 मार्च को। आई होप आज की हिस्ट्री आपको पता लग गई होगी। चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई, जो कि हमारी बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू चल रही है। और इसको करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज को देखिए, जुड़िए हमारे साथ, और होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। और जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी हम इस पढ़ाई कर रहे हैं ना, क्लास 6 to 12, इसमें हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो गया, 9th भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। अगर हमारे आप न्यू व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने हमारी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे ही मैंने सीरीज़ वाइज कराया है, एज इट इज़ आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वॉच आउट करके वीडियोस को अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही डिटेल में कराया गया है। और इतने डिटेल में पढ़ाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप अपना ये सीरीज कंप्लीट कर लीजिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे वो आप किसी क्लास के लर्नर्स हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर होम साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अपना कैरियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए हमारे इस सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए। और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा बन सके। और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, क्योंकि आपकी हर एक राय फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए, रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, हम आज की क्लास में करेंगे पेचिश या मरोड़। तो चलते हैं, देखते हैं। ये है हमारा क्या प्लान फ्रेंड्स, हमारा क्लास 9th का चैप्टर 17 हम कर रहे हैं। और चैप्टर 17 है हमारा क्या? घरेलू दुर्घटनाएं एवं उनसे सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं, नहीं, सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं नहीं, मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया। घरेलू देशज औषधियाँ हैं हमारा चैप्टर 17। क्या है? घरेलू देशज औषधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट मीन्स होम मेड इंडिजिनस मेडिसिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमने जस्ट स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा, एक बार आप देख सकते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में घरेलू देशज औषधियों के बारे में जाना था, उनका महत्व देखा था, जिसमें हमने प्राथमिक चिकित्सा में सहायक होती, सामान्य रोग के निवारण में सहायक होती, धन व समय की बचत में सहायक होती है। और नंबर 4 देखा था, साइड इफेक्ट से बचाव के रूप में भी हमारी जो घरेलू देशज औषधियाँ हैं वो क्या होती हैं? सहायक होती हैं। और फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक कवर किया था, घरेलू देशज औषधियों के उपयोग देखे थे, जिसमें हमने कुछ मसाले देखे थे जो कि औषधियों के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे मसालों के बारे में हमने देखा था। दूसरा, हमने कुछ सामान्य पदार्थ औषधियाँ देखी, जिन कुछ सामान्य औषधियाँ होती हैं उनके बारे में, जैसे कि हमारा आंबा हल्दी हो गया, चूना हो गया, पुदीना हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमने देखी थी। फिर हमने साथ ही साथ कुछ रासायनिक पदार्थ औषधियों के रूप में भी देखे, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, स्प्रिट बोरिक सोडा,
बोरिक एसिड, मर्क्यूरोक्रोम, अमोनिया एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे थे और एज अ होमवर्क के रूप में हमने आपको ये कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रीवियस क्लास जो कि हमारी कल शाम को हुई थी। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इस क्लास को देख के अपने सारे ही डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ, देखते हैं हमारा। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी हमारा हो गया था, मैं बताना भूल गई, कुछ साधारण रोगों घरेलू देशज औषधियाँ हमने, जिसमें अतिसार अथवा दस्त देखा था, इसका उपचार देखा था, पेट में कीड़े अथवा कृमि रोग होना ये भी देखा था, इसका उपचार देखा था, तीसरा रोग हमने देखा था दांत संबंधी समस्या देखा था, फिर हमने चौथा हैजा देखा था। तो ये सारे ही हमने रोग भी पढ़े थे हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कहाँ से, पेचिश या मरोड़, हम ये रोग आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल त्याग के समय या उससे पूर्व जब आंतों में ऐंठन या पीड़ा का अनुभव होता है तो उसे पेचिश या मरोड़ कहा जाता है। इस रोग की स्थिति में आंतों के निचले भाग में हल्की सूजन हो जाती है एवं मल के साथ रक्त की मात्रा भी आती है। अधिक बासी या बरसात में दूषित भोजन खा लेने पर मनुष्य पेचिश से पीड़ित हो जाता है। इन रोगों की स्थिति में मरोड़ आने पर पेट हर समय दुखता रहता है, शरीर टूटता है, यानी कि शरीर में भी दर्द होता है, मल थोड़ा थोड़ा करके आता है, यानी कि पेट अच्छे से साफ नहीं होता, जिसमें आव व रक्त मिला होता है। जब मनुष्य इस रोग का शिकार हो जाता है, किस रोग का, पेचिश या मरोड़ का, तो शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि अगर किसी को पेचिश या मरोड़ हो रही तो उसके शरीर में खून की मात्रा, रक्त की मात्रा कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आंतों में घाव हो जाता है। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, देखते हैं। पॉइंट 1 में खाने पीने में सावधानी रखना चाहिए, देर तक रखा हुआ अथवा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। पॉइंट 2, शुरू में केवल पानी, छाछ एवं फलों का रस पीना चाहिए। शुरू में कब, जब आपको पेचिश या मरोड़ स्टार्ट हुआ हो तब आपको केवल पानी, छाछ एवं फलों का रस यानी कि लिक्विड ही लेना चाहिए। पॉइंट 3, इसबगोल की भूसी की खुराक ठंडे पानी में दिन में 3 बार 4 बार लेना चाहिए। पॉइंट 4, इनके अलावा हरड़, बेल, इसबगोल को समान मात्रा में मिलाकर ठंडी पानी के साथ पीना चाहिए। पॉइंट 5 है जौ, बेलगिरी, अरहर, सौंफ, जीरा। ध्यान रखिएगा, जौ, बेलगिरी, अरहर, सौंफ, जीरा, धनिया और सेंधा नमक समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाकर पानी या छाछ के साथ लेना चाहिए। और नंबर 6 है अनार एवं बेल फल का रस लेना इस रोग में लाभकारी होता है। किस रोग में, पेचिश या मरोड़ में। तो हमने ये कुछ पॉइंट्स जाने इनके उपचार के बारे में, पेचिश या मरोड़ के बारे में। आई हो पेचिश का उपचार और मरोड़ ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं दूसरी हमारी बीमारी, खांसी। सर्दी लग जाने अथवा फेफड़ों में कफ जमा हो जाने से खांसी आती है। खांसी की स्थिति में सीने में दर्द होने लगता है एवं आंखों में सूजन आ जाती है। इसका उपचार, नंबर 1 है सर्दी के दिनों में इस रोग के उपचार के लिए कत्था, गोंद, बबूल तथा मुलेठी समान मात्रा में लेकर बारीक मात्रा में पीस कर कपड़े से छान लें। इस चूर्ण को अदरक के रस में शहद मिलाकर अच्छी तरह घोटकर बेर के समान गोली बना लें। आवश्यकता पड़ने पर एक एक गोली चूसे, खांसी में विशेष आराम मिलता है। पॉइंट 2, गर्मी के दिनों में केले के पत्ते की राख में नमक मिलाकर चाटने से भी लाभ होता है। किसमें, खांसी में। अब खांसी के उपचार के बाद दूसरा रोग देखते हैं हम, निमोनिया। सर्दी खांसी के बाद निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि सर्दी खांसी बहुत दिन तक अगर कंटिन्यू चल गई तो निमोनिया उत्पन्न हो जाता है। इसमें अचानक बुखार हो जाता है एवं छाती में कफ रुक जाने के कारण खांसी की गति बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है, जिस कारण पसलियों के निचले भाग में गड्ढा पड़ने लगता है एवं आंखें चढ़ जाती है। इसका उपचार देख लेते हैं, किसका, निमोनिया का। नंबर 1 है रोगी को गर्म स्थान पर रखना चाहिए। किसको गर्म स्थान पर रखना चाहिए, जिसको निमोनिया रोग हो गया होगा। नंबर 2 है अलसी पीस कर रुई या कपड़े पर लगाकर पसलियों के दोनों तरफ लगा देना चाहिए। नंबर 3 है फूला हुआ सुहागा, फूली हुई फिटकरी, मात्रा अनुसार तुलसी एवं अदरक पान के रस एवं शहद में मिलाकर 3-3 घंटे के अंतराल में रोगी को देते रहना चाहिए। कौन से रोगी को, निमोनिया जिसको हो गया होगा।
तो उसको ये देते रहना चाहिए। तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, निमोनिया रोग के उपचार के बारे में। आई होप निमोनिया और उसका उपचार आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा रोग देखते हैं जुकाम, या जिसको नजला भी, जुकाम को नजला भी बोलते हैं। यह किसी भी मौसम में होने वाला रोग है। जुकाम तो कभी भी हो जाता है ना, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जुकाम तो कभी भी होता है। तो जी हाँ, जुकाम किसी भी मौसम में होने वाला रोग है, परंतु वर्षा, हेमंत व शिशिर में तथा 2 ऋतुओं के बीच के अंतराल में इस रोग का प्रसार अधिक होता है। यानी कि जैसे गर्मी आने वाली है और ना ज़्यादा गर्मी है ना ठंडी है, तो उन दोनों के बीच में भी जुकाम बहुत तेज़ी से पकड़ेगा। और ठंडी आने वाली है, गर्मी जाने वाली है, तो भी जुकाम बहुत होता है। अब देख लेते हैं, जुकाम हो जाने पर खुश्की उत्पन्न होती है, काफ़ी छींकें आती हैं, आंखों में पानी आता है तथा नाक से भी पानी बहता है। कभी कभी खांसी के साथ कफ भी निकलता है। इसका उपचार देख लेते हैं जिसको जुकाम हुआ हो। नंबर 1 है, इस रोग की स्थिति में जायफल की छाल पीस कर सूंघी जा सकती है। किस रोग की स्थिति में, जिसको जुकाम हुआ हो, उस रोग में जायफल की जो छाल होती है ना, उसको पीस कर सूंघने से काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 2 है, सौंठ व गुड़ मिलाकर दिन में 3-4 बार खाना लाभकारी होता है। नंबर 3, पान में केसर मिलाकर खाना भी लाभकारी होता है। नंबर 4, नए जुकाम में, यानी कि अगर जुकाम जस्ट हुआ हो तो दूध में हल्दी डालकर पीने से आराम मिलता है। पॉइंट 5 है, यदि सर्दी का प्रभाव अधिक हो और उसका प्रभाव दिमाग पर भी हो तो लौंग का तेल 2 बूंद शक्कर या बतासे में मिलाकर खाना तथा उसी तेल को माथे पर लगाना व सूंघना लाभकारी होता है। ध्यान रखें किसका, यदि सर्दी का प्रभाव अधिक हो तो उसका प्रभाव दिमाग पर भी हो जाता है। तो लौंग का तेल 2 बूंद शक्कर या बतासे, या तो आपके पास शक्कर हो या बतासा हो, तो शक्कर या बतासे में मिलाकर किसका, लौंग का तेल खाना तथा उसी तेल को माथे पर लगाना व सूंघना लाभकारी होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। पॉइंट 6 कहता है, यदि जुकाम ठंड अथवा वर्षा के कारण हुआ हो तो हरी चाय में लौंग, सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी मिलाकर पीने से लाभ होता है। पॉइंट 7 कहता है, जुकाम के साथ सिर दर्द भी होने पर जायफल को पानी में घिसकर शहद मिलाकर सेवन करना इस रोग में लाभकारी होता है। पॉइंट 8 कहता है, जुकाम में काली मिर्च का चूर्ण गर्म दूध में मिलाकर पीने से लाभ होता है। पॉइंट 9 कहता है, सिर में दर्द, बार बार छींके और नाक से पानी आने पर कपूर की जो पोटली यानी कि पुड़िया बनाकर बार बार सूंघने से लाभ होता है। तो किसकी पुड़िया बनानी चाहिए अगर सिर में दर्द हो रहा है जुकाम के कारण, तो पानी और कपूर की। तो ये तो हमने देख लिया जुकाम या नज़ला और उसके उपचार देख लिए। आई होप आपका जुकाम भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो हमने जुकाम का रोग पढ़ा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कब्ज देख लेते हैं जिसको हम एसिडिटी भी बोलते हैं। यह सामान्य रूप में होने वाला शारीरिक रोग है। कब्ज दूर करने के लिए त्रिफला का चूर्ण लाभकारी है। त्रिफला चूर्ण सूखा आंवला तथा बड़ी हरड़ समान मात्रा में पीस कर तैयार किया जाता है। सोते समय दूध के साथ इस चूर्ण का सेवन करने पर कब्ज दूर होता है। इसबगोल की भूसी दूध के साथ लेने से भी कब्ज दूर होता है। रेशेदार फलों के सेवन एवं हरी सब्जियों को उबाल कर लेने से भी कब्ज दूर होता है। 10वां देख लेते हैं, अफारा। इस विकार में जायफल के चूर्ण को नींबू के रस में मिलाकर चाटने पर इस रोग में तुरंत आराम मिलता है। अफारा। अब देख लेते हैं 11, पेट गैस। इससे छुटकारा पाने के लिए छोटी हरड़ को चूसना लाभकारी होता है, जो पेट में गैस बन जाता है। अब देख लेते हैं 12, अम्ल पित्त विकार। इस विकार में शंख, भस्म तथा सौंठ के बारीक चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से काफ़ी आराम मिलता है। किस विकार में, जो अम्ल पित्त का जिसको दिक्कत हो जाती है उसमें। अब पॉइंट 13 देख लेते हैं, बिच्छू द्वारा डंक मारने पर क्या करना चाहिए। शरीर के जिस स्थान पर बिच्छू ने डंक मारा है वहाँ सूखे हुए गूलर, जो गूलर होता है ना, सूखे हुए गूलर का चूर्ण लगाने से पीड़ा कम होती है और भी इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं, कमर दर्द अगर किसी को हो रहा है तो प्रौढ़ महिलाओं के लिए कमर दर्द एक सामान्य समस्या है, जिसके लिए खसखस तथा मिश्री बराबर मात्रा में पीसकर प्रतिदिन भोजन के उपरांत गर्म दूध के साथ 10 ग्राम लेने से लाभकारी परिणाम प्राप्त होता है। दूसरा देख लेते हैं 10वां, साधारण रूप से जल जाना। अगर कोई मतलब बहुत नॉर्मली जल गया है तो क्या करना है, इसके उपचार के लिए ग्लिसरीन का उपयोग लाभकारी होता है। दूसरा रोग देख लेते हैं, कटे हुए घाव के लिए दवा क्या करना चाहिए, देखते हैं। कट जाने पर रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए तारपीन का तेल रुई में भिगोकर लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मिट्टी के तेल से भीगा हुआ कपड़ा बांधना भी रक्त प्रवाह को रोकने में लाभकारी होता है। पॉइंट 17, पित्त रोग देख लेते हैं।
इसके उपचार के लिए रात को 10 ग्राम आंवले को पानी में डालकर रख दें और प्रातःकालीन आंवले को मसल कर छान लें, यानी कि सुबह सुबह जो आंवला है उसको मसल कर छान लें और उसके बाद मिश्री एवं जीरे के चूर्ण के साथ मिलाकर सेवन करने से पित्त रोग से छुटकारा मिलता है। पॉइंट 18, आंखों का दर्द। आंख के दर्द के उपचार के लिए बरगद के पत्ते से निकलने वाले दूध को सुबह सुबह 1 बूंद आंख में डालने से लाभकारी परिणाम होता है। किसके दूध को? बरगद का जो दूध होता है ना, उसको 1 बूंद आंखें में डालने से काफ़ी लाभ मिलता है। पॉइंट 19, आंख अगर किसी की दुख रही हो तो क्या करना चाहिए? इसके उपचार के लिए 10 ग्राम फिटकरी को तवे पर गर्म करके पीस लें। उसके बाद उसको 200 ग्राम गुलाब जल में मिलाकर 2-3 बार 2-2 मुंह आंख में डालते रहें, इससे काफ़ी लाभ होता है। पॉइंट 20 है, अगर किसी का कान बह रहा है तो क्या करना चाहिए? लहसुन को सरसों के तेल में जलाकर तैयार होने वाले तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ दें, कुछ बूंदे कान में डालते रहें, इससे कान बहना तो ठीक होता ही है, साथ ही कान के दर्द से भी राहत मिलती है। 21 देख लेते हैं, अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है तो क्या उपचार दे सकते हैं? सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए 250 ग्राम तिल का तेल, 10 ग्राम चंदन का तेल, 10 ग्राम दालचीनी का तेल और 10 ग्राम कपूर को मिलाकर लगाने से लाभ मिलता है। दूसरा देख लेते हैं, अगर मोटापा है तो क्या करना चाहिए? गुनगुने पानी में शहद और नींबू के रस को मिलाकर प्रतिदिन खाली पेट सेवन करने से मोटापा कम हो जाता है। और 23 देख लेते हैं, मुंह में अगर छाले पड़ गए तो क्या करना? काली मिर्च और किशमिश को चबाने से मुंह के छाले कम होते हैं, इसमें चमेली के पत्तों को चबाना भी लाभदायक होता है। और 24 देख लेते हैं, अगर मुहासे निकल आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मुहासे कम करने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1, छुहारे की गुठली पीसकर, जो छुहारा होता है ना उसके जो बीज होते हैं उसको पीसकर लगाया जाना चाहिए। नंबर 2, बादाम की गिरी को घिसकर बकरी के दूध में मिलाकर लगाना। पॉइंट 3 है, मसूर की दाल बारीक पीसकर दूध में फेंटकर मुहासों पर लगाना। यानी कि ये सारे ही आप नुस्खे आप आजमा सकते हैं किसमें अगर मुहासे निकल आए हैं। और 25 देख लेते हैं, मासिक धर्म की अधिकता। अगर किसी को पीरियड है और बहुत बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो क्या कर सकते हैं? यदि मासिक स्राव सामान्य से अधिक है तो इसके उपचार के लिए 20 ग्राम धनिया लें और उसको 200 ग्राम पानी में रखकर तब तक उबालते रहें जब तक पानी की मात्रा 50 ग्राम ना रह जाए। ध्यान दें 200 ग्राम धनिया पानी में तब तक उबालें जब तक पानी की मात्रा 500 ग्राम ना हो जाए। अब इसे छान कर रख लें। इसके नियमित सेवन से मासिक धर्म की अधिकता नियंत्रित होती है, यानी कि ब्लीडिंग सामान्य होना शुरू हो जाती है। 26 देख लेते हैं, मासिक धर्म की अनियमितता, यानी कि अगर पीरियड्स जो है वो टाइम पे ना आ रहे हो, कभी जल्दी आ जा रहे हो, कभी लेट आ रहे हो, या फिर कई बार किसी को होता है ना महीने में एक बार की जगह 2-2 3-3 बार आ जाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? इस विकार के लिए कच्चा सुहागा और केसर को 3:2 के अनुपात में मिलाकर बारीक पीस लें और मासिक धर्म में 2 से 3 दिन पहले प्रातःकाल इसका सेवन ठंडे पानी के साथ करें। मासिक स्राव की अनियमितता से राहत मिलेगी। किसको? जो कच्चा सुहागा होता है ना, इसको केसर मतलब कच्चा सुहागा और केसर को 3:2 के अनुपात में मिलाकर बारीक पीस लें और मासिक धर्म में 2 से 3 दिन पहले प्रातःकाल इसका सेवन करें, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। दूसरा देख लेते हैं, नाक से रक्तस्राव या नक्सीर। प्याज का रस, नींबू का रस, केले के पत्ते का रस या बेर के पत्तों का रस 4-4 बूंद नाक में डालने से नक्सीर से राहत मिलती है, यानी कि जिसको नाक की प्रॉब्लम यानी कि ब्लीडिंग नाक से निकलने लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 28 है, पुराना बुखार, यानी कि किसी को बुखार हुआ है बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? कभी कभी रोगी को शारीरिक कमजोरी या किसी आंतरिक अंगों को लगातार हल्का बुखार रहता है, यानी कि अंदर ही बोलते हैं ना, बाहर से बुखार पता नहीं लग रहा है बट अंदर ही अंदर बुखार है, इसी को पुराना बुखार कहा जाता है। इस रोग के कारण रोगी की आंखों व पैरों में जलन रहती है तथा शरीर में पीड़ा के साथ हड्डियों में दर्द रहता है। इस रोग के उपचार के लिए नीम की पत्तियों का काढ़ा, ध्यान दीजिए, अगर किसी का बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना? नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर फिर छानकर रोगी की स्थिति के अनुसार कम या अधिक मात्रा में देना चाहिए, तो उससे उसको काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा। किसमें? अगर किसी का बुखार बहुत पुराना हो गया है, ठीक नहीं हो रहा, तो नीम की पत्तियाँ बहुत कारगर हैं। दूसरी देख लेते हैं, गठिया। बहुत बढ़ती आयु में जोड़ों में सूजन आना गठिया के लक्षण हैं, जिस कारण रोगी को हाथ पांव हिलाना तथा चलना फिरना कठिन हो जाता। गठिया के रोगी को आंवले के रस में पुराना घी पकाकर पिलाना चाहिए,
सरसों के तेल में लहसुन जलाकर पके तेल को दर्द वाले स्थान पर लगाने से लाभ होता है। और 30 देख लेते हैं, जो बीमारी लू लगना, लू लगने पर कच्चे आम को पकाकर खाना लाभदायक होता है। तो ये तो फ्रेंड्स हमने किनके बारे में ये सारे पॉइंट्स देखे। कुछ घरेलू बीमारी यानी कि जो कुछ नॉर्मल बीमारियां घरेलू ऐसे हो जाती हैं तो उनका आप देसी उपाय कैसे कर सकते हो, यानी कि घर में ही रखी चीज़ों को अपना कर आप उनका इलाज कैसे कर सकते हो। तो उनसे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स देखे। आई होप ये आपके पॉइंट सारे क्लियर हो गए। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है पेट में कीड़े होने की स्थिति में क्या उपचार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 2 कहता है दांतों में पैरिया होने पर किस औषधि का उपयोग करना चाहिए। मैंने आपको बोला था ना, स्टॉप मार्क कर लीजिए, देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन 3 है पान के रस में शहद मिलाकर किस रोग में दिया जाता है। क्वेश्चन 4 है कब्ज में किस औषधि का उपयोग लाभकारी होता है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन है किनसे रिलेटेड, जो हमने अभी सारे टॉपिक्स क्लियर किए। आई होप ये सारे ही टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे और किस रोग में कौन सा उपचार करना है वो भी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आती तो 2 बार 3 बार देखिए, आपको इस पर कुछ भी ऐसा याद करने वाला नहीं है। आपको अपने आप एक स्टोरी की तरह ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप ध्यान से वीडियोस को देखा करिए। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यहाँ से, यानी कि विष तथा उनके प्रतिकारक, यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैंने ऐसा प्रयास किया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएँ। तो प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस सीरीज के साथ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।